हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट शॉप एक्ट। आपने जीएसटी, उद्यम, इसके साथ साथ आपने शॉप एक्ट के बारे में सुना होगा। तो अब हम जानेंगे कि ये शॉप एक्ट होता क्या है और किसको एप्लीकेबल होता है। तो देखो, एवरी शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो ऑपरेट करती है फ्रॉम अ फिजिकल लोकेशन, इसे शॉप एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है या फिर इंटीमेशन देना होता है। अब आप सोचोगे, जैसे कि जीएसटी आया तो जीएसटी का मेन पर्पस क्या है? जितने भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का आप ट्रांजैक्शन के ऊपर का जितना टैक्स है वो, और उसके ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है उसके डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जीएसटी कवर कर देता है। मतलब आपके ट्रांजैक्शन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को मिल सकती है, प्लस आपने उसके ऊपर टैक्स दिया है कि नहीं ये भी आप जीएसटी के थ्रू फाइंड कर सकते हो। तो फिर इस शॉप एक्ट का पर्पस क्या है? देखो, इसका सबसे मेन जो पर्पस है वो है टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन टू बिजनेसेस एंड प्रोटेक्ट द वर्कर राइट्स। अब जब मैंने बोला आपको लीगल रिकग्निशन, तो आप सोचोगे जैसे कि कोई बंदा अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सिंपल है कि वो बिजनेस कर रहा होगा, इसलिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर कोई बंदा ITR 3 या ITR 4 भर रहा है तो भी समझ सकते हैं हम कि वो बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है तो उसके पास सेविंग अकाउंट नहीं, उसे करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो अगर किसी बंदे के पास करंट अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट, तो भी हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो बंदा बिजनेस कर रहा है। तो शॉप एक्ट स्पेसिफिकली पर्पस के लिए जब लिखा है लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड करता है बिजनेस का, इतना उसका यूजफुलनेस नहीं है। तो आपको ये पूरी लाइन साथ में समझेगी। वो साथ में प्रोटेक्ट करता है वर्कर के राइट्स को। मतलब वर्कर को समझो, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती कहाँ है? उनके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हो सकता है। उनकी शिफ्ट 9 आवर्स की थी लेकिन उन्हें 10 घंटे काम करने को लगा है। हो सकता है उन्हें ओवर टाइम करने को लगा रहे हो जिसके लिए उन्हें कंपेंसेशन नहीं मिल रहा। हो सकता है उनकी हॉलीडेज एक्चुअल में उनके अलाउड है पर उन्हें हॉलीडेज मिली नहीं। तो ये सब डिफिकल्टीज एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं। इसके लिए शॉप एक्ट एक सबसे अच्छी चीज़ है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए। देखो देखो, जो बैंक अकाउंट है वो आपकी एक फिनेंशियल आइडेंटिटी होती है बिजनेस की। जो ITR GST होती है ये आपकी टैक्स की रिलेटेड आइडेंटिटी है। उद्यम ये MSME जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए काम आता है। लेकिन जो शॉप एक्ट की हम बात करते हैं, इसका मेन पर्पज है एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लस ये लेबर लॉ के लिए एक जुरिस्डिक्शन है। मान लेते हैं आपका कोई भी लेबर का कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कंप्लेन आती है या आपको लोन रिन्यू करना है या आपको कोई नोटिस सर्व होती है, तो उस केस में शॉप एक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोसेस समझाता हूँ कैसे काम करता है। हर एक स्टेट में लेबर डिपार्टमेंट होता है या लेबर कमिश्नरेट होता है। अगर हम अपने से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के केस में मुंबई, पुणे, नांदेड़, सातारा, कोल्हापुर, अमरावती, ऐसे बहुत जगह पे ये लेबर डिपार्टमेंट या कमिश्नरेट आपको मिल जाएंगे। तो अब इसका प्रोसेस समझो क्या होता है। मान लेते हैं इन केस ऑफ, देखो वर्कर्स को क्या क्या इशू आते हैं ये तो हमें मालूम है। हो सकता है उन्हें नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, उन्हें वेजेस टाइम पे नहीं दिया। हो सकता है उनके वर्किंग आवर्स, उन्हें ज़्यादा काम करने को लगा है, उन्हें छुट्टी नहीं दी उन्होंने, जो वीक ऑफ सबको मिलते हैं। उनके लिए जो कंडीशन है वो उन्हें लग रहा है कि अनसेफ है या फिर इलीगल टर्मिनेशन किया। तो ऐसे अगर कोई भी केसेस निकले तो वर्कर क्या करेगा? कंप्लेंट फाइल कर देगा। कहाँ जाके? ये जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, वर्कर क्या करेगा? यहाँ जा सकता है और यहाँ जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एक बार वर्कर ने यहाँ जाके कंप्लेंट फाइल कर दी तो ये जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं वो कंपनी में आते हैं। कंपनी में आके वो इश्यू जो भी रहेगा वो इश्यू सॉल्व करते हैं। इस तरह जितने भी लेबर है, लेबर का फायदा हो सकता है। आपको समझेगा कि जब मैंने आपको कहा कि शॉप एक्ट का मेन पर्पस लेबर लॉ जुरिस्डिक्शन, इस तरह काम आता है। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हर एक शॉप या एस्टेब्लिशमेंट को या तो शॉप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है या तो इंटीमेशन या नोटिस देना पड़ता है। तो कौन सी कंडीशन है या कौन से सिनेरियोज है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन से काम करना पड़ेगा और कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ इंटीमेशन से काम चल जाएगा? तो देखो, डिपेंड करता है आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास अप टू 9 एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस में जनरली आप इंटीमेशन दे सकते हो। फुल रजिस्ट्रेशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और इंटीमेशन करने के लिए आप फॉर्म नंबर F देते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पे कहा अप टू 9 एम्प्लॉयज़। मान लो ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे मालिक खुद काम कर रहा है, या तो वो बंदा खुद काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर उसने एम्प्लॉयज़ अभी तक एक भी नहीं रखे, तो क्या उसे इंटीमेशन फिर भी देना पड़ेगा? तो हाँ, इस केस में आंसर है यस, क्योंकि जब मैंने आपको कहा अप टू 9 एम्प्लॉयज़ तो इसका मतलब है 0 to 9 एम्प्लॉयज़। इसलिए अगर किसी ऐसा कोई बिजनेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, फिर भी उसे इंटीमेशन या फिर एक सिंपल नोटिस तो देना पड़ेगा जो कि फॉर्म नंबर F होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अगर किसी बिजनेस में ग्रेटर दैन या इक्वल टू 10 एम्प्लॉयज़ है, 10 या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। स्पेसिफिकली हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको इंटीमेशन देना है या रजिस्ट्रेशन करना है। तो एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या? मान लेते हैं मेरा एक कंस्ट्रक्शन की मेरी एक कंपनी मैंने खोली है, उसके अंदर मैंने पार्ट टाइम कुछ एम्प्लॉयज़ को रखा, तो क्या मैं उन्हें भी गिनूंगा इस
पर्पस ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे इंटीमेशन देना है रजिस्ट्रेशन। तो देखो कि एम्प्लॉयज़ में आता क्या है। तो देखो एम्प्लॉयज़ का सिंपल मतलब क्या है, इसके अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ आएंगे, पार्ट टाइम जो आपका स्टाफ है वो भी आएगा, टेम्परेरी अगर आपने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे तो वो आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आते हैं, हेल्पर्स, क्लर्क, सुपरवाइजर्स, इसके अलावा जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं जो अटैच किए जाते हैं, जनरली आप रखते हो आपकी शॉप के लिए, वो भी इस एम्प्लॉय के अंदर कवर होते हैं। देखो मैंने आपको ऊपर क्या बोला था कि हो सकता है एक्सेस वर्किंग आवर्स कराया है, एक्सेस वर्किंग आवर्स एम्प्लॉयज़ फेस करते हो, इसके अलावा आपको वेजेस टाइम पे नहीं मिला, तो इस केस में आप जाके कंप्लेन फाइल कर रहे हो। तो ये जो वर्किंग आवर्स है ये एक्चुअल में होते कितने हैं, तो देखो कोई भी इसमें जनरली जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो मैक्सिमम पर डे पे 9 होते हैं, और अगर हम मैक्सिमम पर वीक की बात करें तो वो 48 आवर्स होते हैं। ओवर टाइम इसके ऊपर जो भी होता है वो ओवर टाइम होता है। इसके अलावा आपको जब हम वीकली ऑफ बोलते हैं तो आपको एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में, इसके अलावा आपको मैंडेटरी ब्रेक्स मिलते हैं। तो ऐसे ही सब डिसाइड किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको कहा तो क्या ये फिक्स है? नहीं, ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। हर बिजनेस का अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं एक रिटेल शॉप है तो उसमें 9 आवर्स पर डे आपको बोला हो ड्यूटी, मतलब उस पर 9 आवर्स का हो सकता है आपको रोज काम करना हो। और लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिस की या फिर कोई रेस्टोरेंट की, तो हो सकता है उसमें उन्होंने अलग लिमिट दी हो। जैसे कॉल सेंटर है तो हो सकता है उसके इसमें नाइट वर्क अलाउड होता है, लेकिन साथ में उसको कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स मिलते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने आपको लिमिट दी ये जनरल लिमिट है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस ये डिफर करता है। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, जैसे कि रिटेल शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स के ओनर्स जिनका ऑफिसेस है, या फिर एजुकेशन या फिर कोचिंग सेंटर्स, वर्कशॉप्स, एंटरटेनमेंट के जो वेन्यूज़ होते हैं वो, या अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप घर पे इन्वेंट्री ऐसा कुछ रखते हो, ठीक है, तो इन सब केसेस में आपको शॉप एक्ट के अंदर मैंडेटरी हो जाता है। या तो आप इंटीमेशन लोगे, इंटीमेशन अगर नहीं है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो क्या इससे कुछ एग्जम्पशंस है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हाँ, इसके एग्जम्पशंस है। देखिए जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, सेंट्रल या स्टेट की अथॉरिटीज़ होती है, रेलवेज होते हैं, या टेम्प्रेरी या सीजनल बेसिस पे जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं हम फेयर पे, उन्हें एग्जम्पशन दिया है। उन्हें शॉप एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसका रीज़न समझिए क्या है। जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो रेलवेज होते हैं ये सब ऑलरेडी गवर्नड होते हैं कोई सेपरेट सर्विस रूल्स, लेबर कोड्स या डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क्स के अंदर। जैसे कि सर्विस कंडक्ट का रूल्स होते हैं, रेलवे के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोड दे के रखे हैं। इसके अलावा जनरली सेंट्रल बेसिस पे सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स होते हैं, तो उन्हें इन सबको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इन सबको ऑलरेडी एग्जम्पशन दे के रखा है। तो ये तो समझ है कि आपको शॉप एक्ट में रजिस्टर करना है या इंटीमेशन आपको देना है, तो वो कब तक देना है। तो देखिए आपने जैसे ही आपके बिजनेस के ऑपरेशन चालू किए वहाँ से 30 डेज़ के अंदर आपको शॉप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर आपके एम्प्लॉयज़ कम है तो उस केस में इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये तो आपने बता दिया कि आपको शॉप एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया तो ख़त्म, एक ही बार लेना पड़ता है कि ज़िंदगी में? नहीं, आपको ये हर साल लेना पड़ता है। और जब आप इसको रिन्यू करते हो तो आपको उसमें रिन्यूअल की फ़ीस लगती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी है। इनकेस अगर आपकी फ़ीस नहीं, इनकेस अगर आप उसे रिन्यू नहीं करते हो तो आपको लेट फी भी आगे आके भरना पड़ता है। जनरली अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावेंट करता है इस एक्ट की कोई भी प्रोविजंस को, तो उस केस में उसे 1 लाख रुपए तक का फाइन, और अगर ऑफेंस आपका कंटिन्यूइंग है तो एडिशनल इसके अलावा 2000 पर डे तक का ऑफेंस या पेनल्टी उसको लग सकती है। तो इसमें आप नोट कीजिए, ये 1 लाख बोला, फिर मैंने आपको कहा कि एडिशनल 2000 लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने क्या बोला कि टोटल जितना फाइन है वो 2000 पर वर्कर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ भी करके। मतलब अगर आपने मान लेते हैं इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस को वायलेट किया तो आपके जितने एम्प्लॉयज़ है मल्टीप्लाई कीजिए 2000 से, उससे ज़्यादा आपको फाइन नहीं लग सकता। पहले अगर आपके पास मान लेते हैं 10 वर्कर्स है तो 10 इंटू 2000 कितना होता है? 20,000। तो आपकी जो फाइन है वो मैक्सिमम 20,000 हो सकता है। भले ही आपको यहाँ पे 1 लाख तक का दे के रखा है तो ये मैक्सिमम है, लेकिन उसके अंदर भी आपको बोल के रखा है कि 20,000 इज द मैक्सिमम लिमिट, इट मे गो अप टू 1 लाख रुपीज़, बट वो डिपेंड करता है अगर आपके वर्कर्स उस एक्सटेंट तक गए हैं। मैंने आपको क्या कहा कि आपको जनरली हर साल लेना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन भी देके रखा है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। कुछ लोगों को मतलब आप या तो 1 साल के लीजिए, या तो आप 3 साल के लिए भी ले सकते हैं, या तो आप 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जब आप इसमें अप्लाई करते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, उस हिसाब से आपकी फीस भी डिसाइड होती है कितनी है। अगर हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे इंटीमेशन आपको 1 टाइम है, उसके बाद आपको
बार बार या हर साल आपको इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकेस अगर आपके एम्प्लॉय का काउंट इंक्रीज होता है, प्रीमाइस चेंज होता है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होता है, तो उस केस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू रजिस्ट्रेशन। अब मान लेते हैं कि आपको रिन्यू करना था, सॉरी, और आपने उसे रिन्यू नहीं किया, तो आपको इसमें इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? पहली बात तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा आपको फाइन्स चालू हो जाएंगे, फाइन्स लगना, जो आपने पीछे देखा था 1 लाख रुपीज़ या फिर 2000, विच कैन मैक्सिमम गो टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपीज़। इसके अलावा आपका जो लीगल राइट है टू ऑपरेट द बिजनेस फॉर्मली, वो आप राइट आपको लूज़ कर सकते हो। देखिए, इसका आपको पर्पस कब समझेगा? मान लेते हैं आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो, या फिर अगर आप चेंज करते हो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इस केस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, जैसे कि प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा आपको लोकल रजिस्ट्रेशन एक सपोर्टिंग एविडेंस के लिए लगता है। उस केस में आप ये शॉप एक्ट दे सकते हो। हम बात करें इसका प्रोसेस क्या है, तो सिंपल है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा किसमें? गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर, जो कि है अपने सरकार या फिर एलएमएस। इसके बाद आपको जितना फॉर्म है वो आपका फॉर्म के अंदर पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन होता है अथॉरिटी के पास से, ये जनरली ऑटोमेटेड हो चुका है। इसके अलावा इंस्पेक्शन होता है, जनरली जो स्मॉल शॉप्स है उनकी उस केस में होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। इसमें जो आपका लाइसेंस है वो आ जाएगा, प्लस जो आपका लेबर का जो आईडी है वो भी आ जाएगा। जनरली ये 1 to 3 वर्किंग डेज लेता है इंटीमेशन के केस में, लेकिन रजिस्ट्रेशन है तो टाइम लिमिट इज 3 to 15 डेज वर्किंग डेज, उसके अंदर आपको हो जाएगा। चीज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपको? तो पहले तो आपको पैन लगेगा प्रोप्राइटर का या फर्म का या कंपनी का जो भी है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड लगता है प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर्स का। इसके अलावा आपको रेंट एग्रीमेंट लगता है, ओनरशिप प्रूफ या इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा आपको जो आपके बिजनेस है, बिजनेस का आपको प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ हम बोलते हैं बिजनेस के प्रीमाइसेस का। इसके अलावा आपको फोटोग्राफ चाहिए होता है आपके पूरे एस्टेब्लिशमेंट का। पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए रहता है प्रोप्राइटर का। ये आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। आपका पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप की डीड भी लगती है। अगर हम फीस की बात करें तो इंटीमेशन के केस में जनरली ये 59 रुपीज़ तक की होती है, और लाइसेंस के केस में या रजिस्ट्रेशन के केस में वो 1200 पर ईयर ऐसे होती है। जो लार्जर एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए हायर फीस होती है, जो 6000 प्लस तक होती है पर ईयर। कुछ क्वेरीज के मैं आंसर दे देता हूँ। मान लेते हैं आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट है और आपने शॉप एक्ट के अंदर मैंने आपको कहा था आपको क्या करना पड़ता है? रिन्यू करना पड़ता है। आपने इसे रिन्यू नहीं किया तो क्या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। बैंक जनरली क्या होता है, केवाईसी के इसमें केवाईसी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज नहीं होता या डीएक्टिवेट नहीं होता कि आपने शॉप एक्ट का जो लाइसेंस है वो आपका अगर एक्सपायर हो गया है। जनरली क्या होता है, जब भी केवाईसी के अपडेट्स होते हैं या अकाउंट्स के ऑडिट होते हैं बैंक की तरफ से, तो उस केस में बैंक आपको पूछता है प्रूफ ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस, जैसे कि शॉप एक्ट वगैरह वगैरह। वो अगर बैंक उन्हें मालूम पड़ा कि एक्सपायर हो गया तो वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये इतना या तो उसे रिन्यू कर दीजिए या हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। उस केस में आपके जो डेबिट के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो जनरली बैंक फ्रीज करती है या टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है। अब मान लेते हैं अगर आपने एक्वायर किया है कोई दूसरे बिजनेस को, प्रीमाइस से सेम ही है, उसका ओनर जो था पहले वाला वो ऑलरेडी शॉप एक्ट में रजिस्टर था, तो क्या अब आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? तो देखिए, इस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अपडेट हो जाता है। अब उसका जो ओनरशिप है वो ओनरशिप चेंज हो चुकी है, तो उस केस में जनरली आपको क्या करना पड़ता है, उस जो रजिस्ट्रेशन उसे अपडेट करना पड़ता है। जो अथॉरिटीज़ है उन्हें जितना भी आपने चेंज किया है पर्टिकुलर्स वो आपको देना पड़ता है विद इन 30 डेज। जैसे कि आपका नाम, ओनर का नाम, जो एम्प्लॉयर जो चेंज हुआ है उन सबकी डिटेल्स आपको अभी अपडेटेड देनी पड़ती है, तो इसलिए वो चेंज आपको करना पड़ता है और उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन भी आपका अपडेट हो जाएगा। जनरली अगर आपकी लीगल आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, मान लेते हैं सामने वाला बंदा उसमें कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है और आपने बिजनेस ही चेंज कर दिया, तो उस केस में जो प्रैक्टिशनर्स है जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, क्योंकि जो लीगल आइडेंटिटी होती है ऑन द सर्टिफिकेट वो जनरली मैच होनी चाहिए आपकी एंटिटी जो एक्चुअली आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से। ओके, सो थैंक यू।